उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आपका तारुफ क्या है? एएसआई ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी आंख का रंग कदरे सुर्ख हो गया था। हकीर फकीर पुर तफसीर बंदा नाचीज बंदाए नादान अली इमरान वल्द सर अब्दुर्रहमान डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। इमरान ने एएसआई साहब की आंखों में शोले उभरते देखे तो सेंट्रल इंटेलिजेंस का हवाला देना ज़रूरी समझा। आप जनाब आप प्लीज़ जनाब, आप फरमाएं जनाब, एएसआई ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा और साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। तशरीफ़ रखें, अभी तो मेरा तारुफ अधूरा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब मुझे माफ़ करें, मैंने कोई गुस्ताखी की हो तो जनाब हुक्म फरमाएं जनाब, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ जनाब। एएसआई इस तरह बौखलाया हुआ था। यहाँ से कुछ फासले पर ग्रीन टाउन की कोठी नंबर 101A ब्लॉक पर ताला लगा हुआ है और इस पुलिस सील भी लगी हुई है। मैंने ये मालूम करना है कि ये सील किस सिलसिले में लगाई गई है। इमरान ने उसकी बौखलाहट देखकर उसे मज़ीद तंग करने का इरादा बदल दिया, क्योंकि एएसआई साहब की हालत बता रही थी अगर इमरान ने मज़ीद इस सिलसिले में कोई बात की तो वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। और फिर इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता कमरे में इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है मकबूल, तुम खड़े क्यों हो? ये कौन साहब हैं? इंस्पेक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब डायरेक्टर जनरल साहब, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। एएसआई ने इस तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। डायरेक्टर जनरल? इंस्पेक्टर ने भी बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा और दूसरे लम्हे इमरान को एड़ियां बजने की आवाज़ सुनाई थी। अरे मैं डायरेक्टर जनरल नहीं हूँ, मेरे डैडी डायरेक्टर जनरल हैं। इमरान ने उठकर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा। उसे अब समझ आई थी कि एएसआई बेचारा इस कदर बुरी तरह क्यों बुखलाया गया है। फिर भी जनाब आप उनके साहबजादे हैं तो जनाब हमारे लिए आप काबिल एहतराम हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरे ऑफिस में तशरीफ़ ले आइए जनाब, मैं इंस्पेक्टर हूँ इस थाने का जनाब। इंस्पेक्टर ने इतनी बार जनाब कहा कि इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे इंस्पेक्टर को लफ्ज़ जनाब के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं आता। चलिए जनाब, आपका ऑफिस भी देख लेते हैं जनाब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इंस्पेक्टर तेज़ी से एक तरफ हटा और उसने इमरान को आगे चलने का इशारा किया तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि अगर वो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का हवाला ना देता तो इन दोनों के रवैये देखने वाले होते, लेकिन वो अचानक ही बेजार हो गया था, इसलिए उसने ये हवाला दे दिया। पहले आप फरमाइए जनाब कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर ने अपने ऑफिस में बैठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी के दौरान ये पीने पिलाने वाली बात गलत होती है। आप मुझे बताएं कि ग्रीन टाउन की कोठी नंबर 101A ब्लॉक के ताले पर पुलिस सील लगी हुई है, इसकी क्या वजह है? इमरान ने इस बार खुश्क लहजे में कहा। वो जनाब इस कोठी के तहखाने से एक लाश मिली है, डॉक्टर यूनुस मरहूम के मुलाजिम की लाश, और चूंकि और कोई मालिक नहीं था इसलिए मजबूरन पुलिस को कोठी सील करनी पड़ी। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। कैसे मिली लाश? किसने इत्तला दी थी? इमरान ने कहा। साथ वाली कोठी के चौकीदार ने इत्तला दी थी कि कोठी का गेट खुला हुआ है और अंदर कोई मौजूद नहीं है, मुलाजिम गायब है। इस पर मैं अमले के साथ वहां गया। वहां की तलाशी के दौरान तहखाने में मुलाजिम की लाश मौजूद थी, उसे गर्दन तोड़कर हलाक किया गया था। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। आपके इलाके के डीएसपी साहब कौन हैं? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। अहमद सदीकी साहब हैं। आप हुक्म फरमाए, मैं आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा। मैं इस कोठी को अंदर से देखना चाहता हूँ, क्या आप ये सील खोल सकते हैं? इमरान ने कहा। ओ नहीं जनाब, इसकी इजाज़त तो डीएसपी साहब ही दे सकते हैं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, वरना मैं ज़रूर खोल देता। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। क्या नंबर है डीएसपी साहब का? इमरान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो इंस्पेक्टर ने नंबर बता दिया। इमरान ने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही एक रख्त सी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम अली इमरान है और मैं थाना ग्रीन टाउन से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर यूनुस मरहूम की कोठी जिसे पुलिस ने सील कर रखा है देखना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। स्पेशल फोर्स? वो कौन सी फोर्स है जनाब? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे या मुझे आपके ऑफिस में आकर आपको अथॉरिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, या फिर आपके आईजी साहब से बात की जाए? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब को रिसीवर दे, मैं उन्हें ऑर्डर दे देता हूँ और आपके साथ जाकर आपको कोठी दिखा लाएंगे। दूसरी तरफ से इंतहाई नरम लहजे में कहा गया। शायद आज आईजी की धमकी काम कर गई थी। वो इमरान ने रिसीवर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया।
यस सर, इंस्पेक्टर रहमत अली बोल रहा हूँ जनाब। इंस्पेक्टर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। वैसे भी सर इमरान साहब सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के साहबजादे भी हैं सर। इंस्पेक्टर ने दूसरी तरफ से इसकी बात सुनने के बाद कहा। यस सर, उसने एक बार फिर बात सुनकर कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, मैं आपको कोठी दिखा लाऊं। इंस्पेक्टर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। पहले आप मुझे इस मुलाजिम के बारे में मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। इमरान ने कहा तो इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया और तेजी से मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक फाइल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसमें इस केस के सिलसिले में तमाम कागजात मौजूद हैं जनाब। इंस्पेक्टर ने फाइल इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो इमरान ने फाइल उसके हाथ से ली और उसे खोलकर इसमें मौजूद कागजात को देखना शुरू कर दिया। कागजात के मुताबिक इस मुलाजिम का नाम अब्दुल समद था और वो यहाँ तवील अरसे से मुलाजिम था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गर्दन को इंतहाई माहिराना अंदाज में तोड़कर उसे हलाक किया गया था। इमरान ने फौरी फाइल देखी और फिर फाइल बंद करके उसे मेज़ पर रखा और उठ खड़ा हुआ। अब कोठी देखने की ज़रूरत नहीं रही, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको तकलीफ दूंगा। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता वो वहां से निकला और थाने के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने कार जूलिया के फ्लैट के सामने रोकी और कार से उतरकर वो फ्लैट की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। मेरे अलावा और कौन तुम्हारे दर्द दिल पर दस्तक दे सकता है? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुल गया। ये तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, अंदर तो जाने दो, फिर बैठने के लिए कहो, फिर कुछ चाय पिलाओ, उसके बाद हाले दिल जार पूछो। इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा तो जूलिया मुस्कुराती हुई एक तरफ हट गई और इमरान अंदर आ गया। चाय बाद में मिलेगी, पहले बताओ कि इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे एक एक लम्हा इंतजार करना पड़ा है। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या बताऊं जूलिया, बस कुछ ना पूछो। किस्सा हजार दास्तान से भी तवील है। कहानी अपनी न जाने कितनी सदियां गुजर गई। आसमान पर एक सितारा चमक रहा था। उसकी चमक, उसकी आबो ताब ऐसी थी कि इमरान ने बाकायदा माहिर दास्तान गो की तरह किस्से का आगाज करते हुए कहा। बस बस सुन लिया मैंने किस्सा। तुम्हें तो एहसास तक नहीं कि दूसरे के दिल पर क्या गुजरती है। तुम इंतहाई बेरहम, सफाक और पत्थर दिलवा क्या हुए हो। बहरहाल बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। जूलिया ने भुनाए हुए लहजे में कहा तो उठकर तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सफ्तर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। बोलना बंद करो और जूलिया के फ्लैट पर आ जाओ। जूलिया मेरे लिए चाय बना रही है और मुझे यकीन है कि एक आधा घूंट चाय तुम्हारे लिए भी केतली में से निकल आएगी, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। ये सफ्तर को बुलाने की कोई खास वजह है? किचन से जूलिया की तेज आवाज़ सुनाई थी। उससे पूछना है कि उसने खुतबाए निकाह याद कर लिया है या नहीं। अब देखो जूलिया, सफ्तर किस कदर सुस्त वाक़या हुआ है। एक छोटा सा काम उसके सिर में लगाया है, आज तक उसने वो ही नहीं हो सका। हालांकि उससे मालूम है कि दिल तड़प रहे हैं, आहें निकल रही हैं, सिसकियां बुलंद हो रही हैं और हिजर फराक की घड़ियां जुल्फ स्याह की तरह तवील से तवील होती चली जा रही हैं, लेकिन उससे परवाह ही नहीं। इमरान की जुबान एक बार फिर रवां हो गई। क्या तुम किसी हकीम ने नुस्खे में लिख कर दिया है कि खुतबा निकाह याद करे? जूलिया ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। इसकी यादाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा ख्याल था कि वो जल्द से जल्द उसे याद कर लेगा। अब देखो आ रहा है, शायद उसने याद भी कर लिया हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो याद भी कर ले तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नॉनसेंस। तुम्हारी तरफ से दूसरों के जज्बात से तुम सिर्फ खेलना ही जानते हो, तुम्हें सिर्फ बातें ही करनी आती हैं। जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और उसका लहजा सुनकर इमरान का हाथ बेइख्तियार अपने सर पर पहुंच गया। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा चीफ आजकल कहाँ गया हुआ है? उसने मौजू बदलते हुए कहा। उसने कहाँ जाना है? हेडक्वार्टर में होगा, जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। हेडक्वार्टर फ़ोन करो तो यही जवाब मिलता है कि पैगाम टेप करवाएं, इमरान ने जवाब दिया। किसी सरकारी काम में मसरूफ़ होगा, पहले भी तो ऐसा होता रहता है, जूलिया ने जवाब दिया। मेरा ख्याल और है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो, समझे? तुमने जाहिर है कोई ना कोई बकवास ही करनी है, जूलिया ने जवाब दिया। वो शादी करवाने गया हुआ है, इमरान ने कहा।
تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ جولیا نے اس بار ہنستے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اس طرح ہنسنا بتا رہا تھا کہ اس کے جذباتی موڈ بدل گیا ہے اور یہی عمران چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی تھی تو عمران اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا صفدر ہوگا۔ اس نے کنڈی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر واقعی صفدر موجود تھا چونکہ اس کا فلیٹ یہاں سے نزدیک ہی تھا، اس لیے وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے جولیا باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں چائے کی 3 پیالیاں موجود تھی۔ اس نے ایک پیالی عمران اور صفدر کے سامنے رکھی اور ایک اپنے سامنے رکھ کر اس نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ عمران صاحب، آج آپ کو کیسے مس جولیا کے فلیٹ پر آنے کی فرصت مل گئی اور آپ نے مجھے بھی یاد کر لیا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جولیا کو بتانے آیا تھا کہ اگر چیف شادی کرانے کے لیے کہیں جا سکتا ہے تو پھر صفدر نے بھی یقیناً اب تک خطبہ نکاح یاد کر لیا ہوگا اور تم بھی ہاں کر سکتی ہو۔ لیکن اب کیا کہوں، دانشور واقعی درست کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہی نہیں جو نہ کہے اور وہ خاتون ہی نہیں جو ہاں کہے۔ بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صفدر بھی اختیار ہنس پڑا۔ کیا تم یہی فضول بکواس کرنے یہاں آئے ہو؟ نانسنس، جولیا نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اگر یہ فضول بکواس ہے تو پھر کام کی بکواس کا اتا پتہ تم بتا دو، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ چیف کی شادی کی باتیں کر رہے تھے، یہ کیسا مذاق ہے؟ صفدر نے شاید موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے، چیف دانش منزل میں موجود نہیں ہے، وہاں فون کریں تو کہا جاتا ہے پیغام نوٹ کرا دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ لازماً صحرا باندھ کر بارات لے گیا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر پہ اختیار ہنس پڑا۔ وہ تمہاری طرح فارغ نہیں ہے، اس سے اور سینکڑوں ضروری سرکاری کام ہوتے ہیں، جولیا نے گھراتے ہوئے کہا۔ ضروری سرکاری کام؟ ارے او، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ویری بیڈ، نہ جانے میری یہ یاداشت کو کیا ہو گیا ہے، سلیمان کی تنخواہوں کا حساب بھولتے بھولتے اب ضروری کام بھی بھولنے لگ گئے ہیں، عمران نے اچانک پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کون سا کام؟ صفدر اور جولیا نے چونک کر پوچھا۔ چیف نے مجھے فون کیا کہ میں جولیا سے کہہ کر اس کی اور صفدر کی ڈیوٹی لگا دوں کہ گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 101 اے بلاک میں قتل ہونے والے ڈاکٹر یونس مرحوم کی ملازم کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے۔ میں اس وقت رانا ہاؤس میں تھا جب چیف نے فون کیا۔ میں نے جولیا کو فون کیا لیکن جولیا نے میری بات ہی سننے سے انکار کر دیا۔ دوسری بار فون کیا تو حکم دے دیا گیا کہ میں فوراً اس فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ ادھر جوزف اور جوانا دونوں آسٹریلیا جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور جوزف مجھے ہدایت دے رہا تھا کہ میں نے کس طرح رانا ہاؤس میں آنا ہے اور کس طرح رہنا ہے، اس لیے مجھے دیر بھی ہو گئی اور میرے ذہن سے یہ سب کچھ اتر ہی گیا۔ ویری بیڈ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر یونس کا ملازم ہلاک ہو گیا ہے اور ہم نے اس کے قاتلوں کا پتہ چلانا ہے، لیکن کون ہے یہ ڈاکٹر یونس؟ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ دیر بعد پوچھنے کا خیال آیا تھا، میں نے دانش منزل فون کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ پیغام نوٹ کرا دیں۔ اب میں کیا پیغام نوٹ کراتا؟ شادی کے فوراً بعد کس سے پیغام سننے کی فرصت ملتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، سب کچھ صحیح طریقے سے بتا دو ورنہ یہ ٹرے اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں گی۔ مجھے براہ راست فون نہ کر سکتا تھا؟ اس سے کیا ضرورت تھی کہ تمہارے ذریعے مجھے ہدایات دینے لگے؟ جولیا نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی، ہر کام ترتیب سے ہونا چاہیے۔ ٹرے سر پہ مارنے کا وقت صفدر کے خطبہ نکاح یاد کرنے کے بعد کا ہے، تم اس سے پہلے کرنا چاہتی ہو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر اس پیارے کو میرے مزار پر کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس نے میرے ذریعے کیوں تمہیں ہدایات دیں تو شاید وہ اپنی ہونے والی بیوی کی نرم و نازک آواز سننے سے پہلے تمہاری کرخت اور سرد آواز سننا چاہتا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار بے بسی کے انداز میں ہنس پڑی۔ تم سے خدا سمجھے، تم نے سنجیدہ رہنے کی توقع بھی حماقت ہے، جولیا نے زچ ہونے کے بعد کہا۔ عمران صاحب، جوزف اور جوانا آسٹریلیا کیوں جا رہے ہیں؟ اچانک صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہاں ایک کلب ہے، اسٹون کلب، اس کے مالک کا نام سائمن ہے اور سائمن صاحب جوانا کے بھی دوست رہے ہیں اور میرے بھی۔ انہیں اچانک کئی سالوں بعد پاکیشا سے ایسی ہمدردی پیدا ہو گئی کہ اس نے جوانا کو رانا ہاؤس میں فون کر کے کہا کہ عمران تک پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہاں کی زیر زمین دنیا کے کچھ افراد پاکیشا کے ڈاکٹر یونس کو اغوا کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور ڈاکٹر یونس کی رہائش گاہ گرین ٹاؤن کے اے بلاک کی کوٹھی نمبر 101 میں ہے۔
जब ये पैगाम मुझे मिला तो मैंने डॉक्टर यूनुस के बारे में मालूमात हासिल की। तब पता चला कि डॉक्टर यूनुस तो 1 माह पहले एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुके हैं। इस पर मैंने साइमन को फ़ोन किया ताकि इन ज़ेरी ज़मीन दुनिया के अफराद के बारे में कुछ हो तो पता चल सके, जो डॉक्टर यूनुस के हलाक हो जाने पर, मेरा मतलब है ज़ेरी ज़मीन चले जाने के बाद, उसके अगवा का मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन उसने आएँ बाएँ शाएँ करके टाल दिया, जिस पर मैंने आएँ और बाएँ को तो स्टालिया भेज दिया और ख़ुद शाएँ करके सीधा जूलिया के फ्लैट पर आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सफ्तर और जूलिया दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। अब कुछ आपकी उलझी हुई बातों का सर मिलता है। डॉक्टर यूनुस का क्या हदूद राबिया है? सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर यूनुस ने लेज़र शुआ को सुकेड़ने का कोई फार्मूला इजाद किया है और एक्रीमिया में साइंस कॉन्फ्रेंस में उसे बेहद सुराया गया है और वहाँ से वापसी के 1 हफ्ते बाद इसका एक्सीडेंट हो गया और वो बीमा फार्मूला जलकर राख हो गया और अब मालूम हुआ कि इस कोठी में मौजूद मुलाजिम को भी हलाक कर दिया गया है और इस वक्त कोठी पर पुलिस सेल लगी हुई है। इमरान ने जवाब दिया, ओह, इसका मतलब है कि डॉक्टर यूनुस की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है बल्कि वो खुद ही ड्रामा है और इसका मुलाजिम इस बात से वाकिफ था, इसलिए उसे भी हलाक कर दिया गया है। सफ्तर ने कहा, बस मैंने चाय पी ली और अब चूंकि तुमने समझदारी की बातें शुरू कर दी हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दो, बाकी तुम जानो और तुम्हारी दानिश और तुम्हारे चीफ की दानिश मंजिल। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अरे अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? जूलिया ने चौंक कर कहा। अब मुझे शहर भर में घूमकर वो घर तलाश करना पड़ेगा जहां तुम्हारा चीफ बारात लेकर गया हुआ है, ताकि मैं भी देखूं कि पर्दा नशीन चीफ ने पर्दा नशीन दुल्हन तलाश की है या बेपरवाह। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता फ्लैट से निकला और थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। स्याह रंग की कार काफिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़िया 5 स्टार होटल की पार्किंग में जा रुकी और कार में सवार किंग और स्टार्क दोनों उकबी सीट से नीचे उतर आए। स्टार्क के हाथ में एक काफी बड़ा ब्रीफ केस था। तुम इंतजार करोगे यहाँ? किंग ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस सर, नौजवान ने मौतमाना लहजे में जवाब दिया और किंग सर हिलाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इन दोनों के जिस्मों पर 3 पीस सूट थे और किंग गेंडे जैसी फैली हुई जिसामत और लंबे कद की वजह से देखने में ही शहसोर नजर आता था। यही वजह थी कि जैसे ही वो मेन गेट में दाखिल होकर होटल के हाल में दाखिल हुए, होटल में मौजूद बेशतर मर्द और औरतों की नजरें किंग पर जम सी गई। जबकि स्टार्क भी खासे वर्जिशी जिस्म का मालिक था, लेकिन किंग के मुकाबिल वो बच्चा ही नजर आ रहा था। किंग हाल में दाखिल होते ही काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर मौजूद 3 अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों की नजरें भी किंग पर ही जमी हुई थी और इनकी नजरों में पसंदीदगी और तहसीन के तासुरात दूर से ही नुमाया नजर आ रहे थे। रूम नंबर 7, 8वीं मंजिल में हमारे दोस्त राय जसूनत ठहरे हुए हैं। क्या वो इस वक्त अपने कमरे में है? किंग ने बड़े नरम लहजे में एक लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, वो अभी थोड़ी देर पहले ही चाबी लेकर गए हैं। मैं उन्हें आपकी आमद की इत्तला कर दूं सर? लड़की ने कहा। नहीं, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। थैंक यू, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर वो एक साइड में मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो 8वीं मंजिल की राहदारी से गुजरकर कमरा नंबर 7 की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ये कमरा राहदारी के आखिरी हिस्से में था। राहदारी में इस वक्त इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। इनमें ज्यादा तादाद किंग और स्टार की तरफ गैर मुल्कियों की ही थी। कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा बंद था। किंग ने हाथ उठाकर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक लंबे कद लेकिन दुबले पतले जिस्म का आदमी खड़ा था। इसके जिस्म पर पूरा लिबास था। इसका चेहरा तो सुकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी स्याह मूंछें इस कदर लंबी और अकड़ी हुई थी कि वो इसके पिचके हुए गालों से भी काफ़ी बाहर नजर आ रही थी। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से किंग और स्टॉक को देख रहा था। मिस्टर राय जसूनत, किंग ने नरम लहजे में कहा। हाँ, मगर आप कौन हैं? मैं तो आपसे वाकिफ नहीं हूँ, राय जसूनत ने हैरत भरे लहजे में कहा। बोलते वक्त उसकी मूछें इस अंदाज में हिलती थी जैसे कोई बच्चा दोनों टांगे उठाकर हवा में मार रहा हो। हमें वजारत साइंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी कपूर ने आपके पास भेजा है। मेरा नाम किंग है और ये मेरा साथी है स्टार्क, किंग ने इसी तरह नरम लहजे में कहा। ओ अच्छा, आइए अंदर आ जाइए, राय जसूनत ने एक तरफ हटते हुए कहा और किंग और स्टार्क अंदर दाखिल हो गए। राय जसूनत ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो उन्हें इस सूट के अलहदा कमरे में ले आया जिसे सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। आप क्या पीना पसंद करेंगे? राय जसूनत ने फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए कहा। विस्की, किंग ने जवाब दिया तो राय जसूनत ने रूम सर्विस वालों को विस्की भेजने का ऑर्डर दे दिया। हाँ, अब फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ?
राय जसूनत ने रिसीवर रखकर किंग से मुखातिब होकर कहा। स्टॉक चूंकि शुरू से ही खामोश था, इसलिए राय जसूनत भी उससे मुखातिब ना हुआ। स्टॉक, ब्रीफ केस खोलो। किंग ने स्टॉक से कहा तो स्टॉक ने साइड पर रखा हुआ ब्रीफ केस उठाकर मेज पर रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने हाथ हटा लिए और राय जसूनत उठकर बाहर चला गया। बॉस, ये आदमी मुझे सीधा नजर नहीं आता। राय जसूनत के बाहर जाते ही स्टॉक ने आहिस्ता से किंग से कहा, सीधा करना ही पड़ेगा। किंग ने जवाब दिया और स्टॉक ने अस्पात में सर हिला दिया। इसी लम्हे एक वेटर अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे उठाई हुई थी जिसमें एक बोतल और विस्की और 3 गिलास और साथ ही बर्फ की ट्रे रखी हुई थी। इसने बोतल और दूसरा सामान मेज पर रखा और खामोशी से वापस चला गया। चंद लम्हों बाद राय जसूनत वापस आया। उसने कुर्सी पर बैठकर 3 जाम तैयार किए और बोतल और ट्रे उठाकर दूसरी तपाई पर रखी और फिर एक एक जाम उसने किंग और स्टॉक के सामने रखा और एक अपने सामने रख लिया। आपके ब्रीफ केस में क्या है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? राय जसूनत ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में जाम उठाकर उसे शराब का घूंट लेते हुए कहा। ये जाम खत्म कर लें फिर बताता हूँ, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब का जाम उठाकर उसने मुंह से लगाया और इस वक्त उसे वापस रखा जब शाम में मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक उसके हलक से नीचे ना उतरा। स्टॉक ने अलबत्ता 3 बार बड़े बड़े घूंट लेकर जाम खत्म किया, जबकि राय जसूनत बड़े नफासत भरे अंदाज में चुस्कियां ले लेकर शराब पीने में मसरूफ था। अब खोलो ब्रीफ केस, किंग ने स्टॉक से कहा और स्टॉक ने ब्रीफ केस खोला तो बड़ा सा ब्रीफ केस गैर मुल्की करेंसी से भरा हुआ था। राय जसूनत की आंखें भी इतनी भारी रकम देखकर चमक सी गई। बस अब बंद कर दो, किंग ने कहा और किसी शोबदाबाजी की तरह कहा जो शागिर्द को हदायत देता है, और स्टॉक ने ब्रीफ केस बंद किया और उसे उठाकर एक तरफ रख दिया। राय जसूनत साहब, ये ब्रीफ केस आपकी मलकियत हो सकता है बशर्ती का आप मुझे चंद मालूमात मुहैया कर दें, किंग ने कहा। कैसी मालूमात? राय जसूनत ने चौंक कर पूछा। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर यूनुस के बारे में मालूमात, किंग ने जवाब दिया तो राय जसूनत बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। कौन डॉक्टर यूनुस? मेरा किसी साइंसदान से, और वो भी पाकिस्तानी साइंसदान से क्या ताल्लुक? राय जसूनत ने होंठ भींचते हुए कहा। देखें मिस्टर राय जसूनत, जबकि मैंने आपको पहले बताया है कि वजारत साइंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी कपूर ने हमें आपके पास भेजा है, इसलिए जाहिर है आपको सारी बात समझ जानी चाहिए कि आपका डॉक्टर यूनुस से क्या ताल्लुक है और क्या नहीं। हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और हम ब्रीफ केस यहीं छोड़कर खामोशी से चले जाएंगे और किसी को ये मालूम ना हो सकेगा कि हमारी आपसे मुलाकात भी हुई है या नहीं, किंग ने कहा। लेकिन जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ? राय जसूनत ने कहा। ये बात हमें मालूम हो चुकी है कि हुकूमत काफिरिस्तान की तरफ से डॉक्टर यूनुस के साथ तमाम बातचीत आपके जरिए मुकम्मल हुई है और आपने ही उसे हायर किया है और आपने ही उसे रकम अदा की है और आपने ही पाकिस्तान में इसकी मौत का सारा ड्रामा खेला है। आप पाकिस्तान में काफिरिस्तान के इंतहाई खसूसी एजेंट हैं। वैसे बज़ाहिर आप पाकिस्तान में काफिरिस्तानी सफारत खाने में सकाफती असासी भी हैं, किंग ने कहा। ये सारी बातें आपको कपूर ने बताई हैं? राय जसूनत ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, कपूर ने तो सिर्फ हमें यह बताया है कि आप इस होटल के कमरे में राय जसूनत के नाम से ठहरे हुए हैं और बस। बाकी सारी बातें हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम की हैं जिनकी तफसील बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, किंग ने जवाब दिया। आपको जिसने ये सब कुछ बताया है कतई गलत बताया है। मैं तो एक आम सा कारोबारी आदमी हूँ। ये दुरुस्त है कि बिजनेस के सिलसिले में मेरा पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में आना जाना रहता है, लेकिन ना ही मैं एजेंट हूँ ना किसी डॉक्टर यूनुस को जानता हूँ, राय जसूनत ने कहा। उसके लहजे में इस वक्त सख्ती का अंसर नुमाया था। इसका मतलब है कि आप ये रकम हासिल नहीं करना चाहते। ये देख लें कि हम बहरहाल किसी न किसी जरिए से मालूमात हासिल कर लेंगे, किंग ने भी सर्द लहजे में कहा। मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर किंग, जब मैं कुछ जानता ही नहीं, वरना मुझ जैसा कारोबारी आदमी इस कदर कसीर रकम के हाथ से जाने नहीं दे सकता। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि आप मुझे अपना पता दे जाएं। अपने तौर पर कोशिश करता हूं कि मेरे कुछ दोस्त वजारत साइंस में मौजूद हैं। अगर मुझे कुछ मालूम हो गया तो आपको इत्तला कर दूंगा, राय जसूनत ने कहा। और किंग समझ गया कि राय जसूनत वाकई ज़हीन और होशियार एजेंट है। वो इस तरह उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है ताकि हुकूमत को इत्तला दे सके। नहीं, यहाँ से जाने के बाद हमारा और आपका राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने अगर कुछ बताना है तो अभी बता दें, अगर नहीं बता सकते तो फिर हमारा आपसे कोई राब्ता ना हो सकेगा, किंग ने जवाब दिया। आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? राय जसूनत ने कहा।
एक्रीमिया से, किंग ने जवाब दिया। एक्रीमिया तो सुपर पावर है जनाब, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो इतनी भारी रकम देकर मालूमात खरीदती फिरे। राय जसूनत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, हम एक प्राइवेट ग्रुप से मुतल्लिक हैं और हमारा ग्रुप मुख्तलिफ मालूमात फ़रोख्त करता है और उसे किसी पार्टी ने डॉक्टर यूनुस के बारे में मालूमात के लिए बुक किया होगा। उसने हमें यहाँ भिजवा दिया क्योंकि पाकिस्तान से ये मालूमात हमारे आदमियों को मिल चुकी हैं कि डॉक्टर यूनुस की मौत का पाकिस्तान में सिर्फ ड्रामा खेला गया है और डॉक्टर यूनुस काफिरिस्तान में है। किंग ने जवाब देते हुए कहा, होगा, बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। राय जसूनत ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ओके, शराब की इस जाम का बेहद शुक्रिया, अब हमें इजाज़त। किंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हो गया। उसके उठते ही राय जसूनत भी खड़ा हो गया और स्टार्क भी। स्टार्क ने भी ब्रीफ केस उठा लिया। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। यकीन कीजिए मुझे खुद इतनी भारी रकम के हाथ से इसी तरह जाने पर दिली अफसोस हो रहा है। राय जसूनत ने कहा, बस अब यही कहा जा सकता है कि बाज़ अफराद खुद ही हाथ आई दौलत से मुंह मोड़ लेते हैं। किंग ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। राय जसूनत उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हटा ही था कि किंग का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और राय जसूनत चीख मार कर कई कदम दूर जा गिरा। उसके मुंह पर किंग का इंतहाई जोरदार थप्पड़ पड़ा था। नीचे गिरकर उसने बिजली की सी तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे स्टार्क की लात हरकत में आई और उठता हुआ राय जसूनत एक बार फिर चीख मारकर नीचे गिरा और साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। रस्सी ढूंढ कर ले आओ, किंग ने कहा और स्टार्क ब्रीफ केस वहीं रखकर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया, जबकि किंग झुककर कालीन पर पड़े हुए राय जसूनत को बाजू से पकड़कर झटके से उठाया और एक सोफे पर फेंक दिया और फिर झुककर उसके लिबास की तलाशी लेने शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद उसकी जेबों से एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर और एक मशीन पिस्टल निकालकर अलहदा मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद स्टार्क कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था। बॉस, इस सूट में एक कमरा साउंड प्रूफ है, स्टार्क ने कहा तो किंग चौंक पड़ा। साउंड प्रूफ कमरा? क्या मतलब? यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है? किंग ने हैरान होकर कहा, बेडरूम और ड्राइंग रूम के दरमियान है, शायद गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टार्क ने कहा, ठीक है, तो फिर उसे उठाकर वहां ले चलो, किंग ने कहा और स्टार्क ने आगे बढ़कर सोफे पर बेहोश पड़े हुए राय जसूनत को उठाया और कांधे पर डालकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया, जबकि किंग ने ब्रीफ केस उठा लिया और फिर वो वाकई कुशादा साउंड प्रूफ कमरे में पहुंच गया। स्टार्क ने राय जसूनत को एक कुर्सी पर बैठा दिया। किंग ने ब्रीफ केस एक तरफ रखा और फिर उसने स्टार्क से मिलकर रस्सी की मदद से राय जसूनत को कुर्सी पर बांध दिया। अब तुम बाहर जाकर एतमीनान से बैठो, मैं दरवाज़ा बंद करके उसे पूछ कुछ करता हूँ। अगर कोई मिलने आए या फ़ोन करे तो कह देना कि तुम राय जसूनत के दोस्त हो और वो तुम्हें यहाँ छोड़कर 2-3 रोज़ के लिए कहीं गया हुआ है, किंग ने स्टार्क से मुखातिब होकर कहा और स्टार्क सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। किंग ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुड़कर उसने एक कुर्सी उठाई और उसे उसी कुर्सी के सामने रखकर जिस पर बेहोश राय जसूनत बंधा हुआ बैठा था वह इत्मीनान से बैठ गया और दूसरे लम्हे उसने राय जसूनत के चेहरे पर यके बाद दीगरे जोरदार थप्पड़ों की जैसे बारिश सी कर दी। चौथे या 5वें थप्पड़ पर राय जसूनत चीखता हुआ होश में आ गया तो किंग ने कोट के अंदरूनी जेब से एक पतली धार का लंबा सा खंजर निकाल लिया, जिसकी धार दोनों अतराफ में थी और उसकी चमक बता रही थी कि खंजर इंतहाई तेज है। तुमने दौलत को ठुकराकर गलती की है राय जसूनत। तुम्हारा ख्याल था कि हमारे जाने के बाद तुम हमारी निगरानी कराओगे और फिर हमें ख़त्म कराकर रकम हासिल कर लोगे, लेकिन तुम अहमक आदमी हो। हम बात खुल जाने के बाद भला कैसे वापस जा सकते थे, इसलिए अब तुम्हें हर सूरत में यहाँ मालूमात उगलनी होगी, किंग ने गुर्राते हुए कहा और साथ साथ खंजर की धार पर उंगली भी फेरता जा रहा था। मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं है, तुम यकीन करो, राय जसूनत ने कहा तो किंग का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और दूसरे लम्हे कमरा राय जसूनत की होलनाक चीख से गूंज उठा। किंग ने बड़े माहिराना अंदाज में खंजर की नोक से राय जसूनत की दाएं आंख का ढीला काट दिया था और बंधा हुआ राय जसूनत चीखता हुआ इस तरह दाएं बाएं सर मारने लगा जैसे उसकी गर्दन में कोई मशीन फिट हो गई हो और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो तकलीफ की बेपनाह शिद्दत से बेहोश हो गया था। उसकी जख्मी आंख से खून निकलकर नीचे बह रहा था और चेहरा आंख जख्मी होने और खून बहने और उसके सर मारने की वजह से खून के छींटे उसके पूरे चेहरे पर फैल जाने की वजह से राय जसूनत का चेहरा इंतहाई खौफनाक दिखाई दे रहा था। किंग ने बड़े एतमीनान भरे अंदाज में खंजर की नोक पर लगा हुआ खून राय जसूनत के लिबास से साफ किया और खंजर को साइड पर पड़ी हुई तपाई पर रखकर वो उठा और कमरे के एक कोने में रखे हुए रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गया। उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
रेफ्रिजरेटर में पानी की कई बोतलें मौजूद थी, इसलिए सारी बोतलें उठाई और उन्हें लाकर साइड पर मौजूद मेज़ पर रखा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद करके वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक बोतल खोली और ठंडा पानी उसने बेहोश रायजा सुन्नत के सर पर इस तरह डालना शुरू कर दिया कि पानी उसकी जख्मी आंख पर बहता हुआ नीचे बहता चला गया। इस तरह चंद ही लम्हों बाद उसका खून निकलना बंद हो गया। फिर किंग ने रायजा सुन्नत के एक हाथ से जबड़े खींचे और पानी उसके हलक में उंडेलना शुरू कर दिया। जब चंद घूंट उसके हलक में उतर गए तो किंग ने बाकी मांदा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया और रायजा सुन्नत एक बार फिर चीख मारकर होश में आ गया। उसकी इकलौती बच जाने वाली आंख कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है रायजा सुन्नत, तुमने ये तो देख ही लिया होगा कि हम इस वक्त तुम्हारे सूट के साउंड प्रूफ कमरे में हैं, इसलिए तुम्हारी ये चीखें बाहर नहीं जा सकती और ना ही मुझ पर इनका कोई असर हो सकता है। किंग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तुमने मुझे काना कर दिया, तुमने ये क्या जुल्म किया है, मेरी आंख निकाल दी। रायजा सुन्नत की हालत खासे ही खस्ता हो रही थी। अब अगर तुमने नहीं में जवाब दिया तो फिर हमेशा के लिए अंधे भी हो जाओगे। इसके बाद तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा काटा जाएगा और फिर तुम्हारे कटे फटे जिस्म को हर शहर के किसी फुटपाथ पर फेंक देंगे। फिर तुम देखना कि हुकूमत काफिरिस्तान तुम्हारे लिए क्या करती है। अब भी मौका है, अपने आप को अंधा होने से बचा लो और सारी उम्र के लिए अपाहिज होने से भी। अब भी ये ब्रीफ केस तुम्हारा हो सकता है, बशर्ती का तुम दुरुस्त मालूमात मुहैया करो। किंग ने दोबारा खंजर हाथ में लेते हुए इंतहाई सर्द और सफाक लहजे में कहा, क्या वाकई तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे? रायजा सुन्नत ने कहा, हम दोनों मेकअप में हैं, यहाँ से जाने के बाद हम मेकअप तब्दील कर लेंगे। इसके साथ ही हम वापस एक्रीमिया चले जाएंगे, इसलिए हमें तुमसे क्या खतरा हो सकता है। हम तुम्हें लाजिमन हलाक करके ही यहाँ से जाएं। किंग ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मुझे ये अंदाज़ा ही ना था कि तुम इस हद तक उतर आओगे। बहरहाल अब मजबूरी है, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे हलफ दोगे तो मुझे रकम भी दोगे और मुझे हलाक भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। रायजा सुन्नत ने कहा तो किंग ने फौरन ही उसे हलफ दे दिया। तो सुनो, डॉक्टर यूनुस अपलैंड में है, हुकूमत काफिरिस्तान वहाँ एक खुफिया लेबॉर्ट्री बना रही है और डॉक्टर यूनुस इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज है। इन दिनों वो वहाँ मशीनरी की तनसीब का काम हो रहा है और ये काम भी डॉक्टर यूनुस की निगरानी में हो रहा है। रायजा सुन्नत ने कहा, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि डॉक्टर यूनुस अपलैंड में कहाँ ठहरा हुआ है, मुझे लेबॉर्ट्री से कोई दिलचस्पी नहीं है। किंग ने कहा, डॉक्टर यूनुस मुस्तकिल तौर पर लेबॉर्ट्री में ही रहता है। रायजा सुन्नत ने जवाब देते हुए कहा, यह लेबॉर्ट्री कहाँ है? किंग ने पूछा। अपलैंड के दारुल हुकूमत से शुमाल की तरफ तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे कटिंग पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इस कटक पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक गांव है पुरतीमपुर। इस गांव से मगरिब की तरफ एक पहाड़ी सड़क जाती है। तकरीबन वहीं 20 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम मंदिर है जिसे कैलान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के करीब ये लेबॉर्ट्री ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। रायजा सुन्नत ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वहाँ किस किस्म के हिफाजती इक़दामात हैं? किंग ने पूछा। इस पूरे इलाके के गिर्द अपलैंड फ़ौज का पहरा है और ख़ुसूसी कार्ड होल्डर को ही आगे जाने दिया जाता है, वरना किसी को जाने नहीं दिया जाता। इस तरह बुलंद चौकियों पर बाकायदा फ़ौजी चेक पोस्टें बनाई गई हैं। वे शुरू में डॉक्टर यूनुस के साथ वहाँ किया था, फिर नहीं किया। रायजा सुन्नत ने जवाब दिया, वहाँ कोई फ़ौज का सिलसिला तो होगा? किंग ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ना हो। रायजा सुन्नत ने जवाब दिया। डॉक्टर यूनुस से रब्ता किस तरह हो सकता है? कोई टिप? किंग ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, रायजा सुन्नत ने कहा तो किंग उठ खड़ा हुआ। ओके, उसे ज़्यादा तुम बता भी नहीं सकते, किंग ने कहा। और दूसरे लम्हे उसने झुककर तबाई से एक खंजर उठाया और जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह खंजर दस्ते तक रायजा सुन्नत के सीने पर उतरता चला गया। रायजा सुन्नत ने टखने से चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से चीख की बजाय हल्की सी सिसकारी निकली और उसके साथ ही उसकी आंखें बेनूर हो गईं। किंग ने खंजर ठीक उसके दिल में उतार दिया। रायजा सुन्नत के हलाक होते ही उसने खंजर वापस खींचा, उसे अच्छी तरह रायजा सुन्नत के लिबास से साफ किया और फिर उसे कोट की अंदरूनी जेब में डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जवाना और जोसेफ स्टोन क्लब के मेन हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ इस कदर शोर और हंगामा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। हाल मंशियात इंतहाई सस्ती शराब के तेज़ और इंतहाई नागवार खुशबू से भरा हुआ था। हॉल में औरतों की तादाद भी काफ़ी थी, लेकिन ये औरतें मर्दों के लिए भी ज़्यादा बेबाक नजर आ रही थीं। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे एक भारी जिस्म का आदमी खड़ा था, जिसके जिस्म पर गहरे सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन बनियान
थी जिस पर एक औरत की नीम अरियां तस्वीर बनी हुई थी। इस आदमी के दोनों कानों में बड़े बड़े बाले लटक रहे थे। उसका चेहरा जख्मों की निशानात से भरा हुआ था और इंतहाई बरकरफ्तारी से सर्विस में मसरूफ था, और साथ साथ उसके मुंह से मुगलिस्तान की बौछारें निकल रही थी। ये है तुम्हारे दोस्त का कलब, जोसेफ ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। लानत भेजो दोस्ती पर। उसने मुझे बताया था कि उसने जुराइम से तौबा कर ली है, लेकिन इस क्लब का हाल बता रहा है कि वो तो इंतहाई घटिया दर्जे का जुराइम में मुब्तला है। जवाना ने भी हैरान होते हुए लहजे में कहा, और फिर बातें करते हुए वो काउंटर तक पहुंच गए। लेकिन इस पहलवान नुमा काउंटरमैन ने उसकी तरफ तवज्जो ना की। वो मुसलसल मुगलिसात बिकने और गुंडे नुमा वेटरों को शराब की बोतलें और ऐसी ही दूसरी चीज़ें देने में मसरूफ था। ए मिस्टर, जवाना ने तेज लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा। क्या है, कौन हो तुम? जाओ इधर हाल में बैठो, यहां मेरे सर पर क्यों चढ़े हुए हो? इस पहलवान नुमा आदमी ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। साइमन कहाँ है? जवाना ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। वो दरअसल इब्तदा में ही किसी झगड़े में ना पड़ना चाहता था, और वैसे भी इमरान के साथ इतनी मुद्दत गुजरने के बाद अब उसमें वो पहले जैसी गर्म दिमागी भी ना रही थी। वो अब अपने आप पर कंट्रोल करने पर कामयाब हो जाता था। मेरी जेब में होगा, जाओ जाकर हाल में बैठो। इस काउंटरमैन ने पहले से भी ज्यादा तलख लहजे में जवाब दिया तो जवाना का बाजू हरकत में आया, और फिर एक गुंडा नुमा वेटर जो काउंटरमैन से शराब वसूल कर रहा था चीखता हुआ हवा में उड़ता कई फुट दूर एक धमाके से जा गिरा। जवाना ने हाथ मारकर उसे एक तरफ उछाल दिया था, और दूसरी चीख इस काउंटरमैन के मुंह से बरामद हुई तो उसके साथ ही वो भी काउंटर के ऊपर उड़ता हुआ इस उठते हुए वेटर के ऊपर एक धमाके से जा गिरा। मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूं और तुम मुझ पर गुर्रा रहे हो, मच्छर की औलाद, जवाना ने धाड़ते हुए लहजे में कहा तो हाल में मौजूद इंतहाई शोरो गुगा यकलख्त खामोशी में बदल किया, और यहाँ मौजूद सब लोग इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर काउंटर की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें सदी का अजूबा देखने को मिल रहा हो। काउंटरमैन नीचे गिरते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। तुमने मुझे मच्छर की औलाद कहा? मुझे, टाकोरी को? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। काउंटरमैन ने उठकर हलक के बल चीखते हुए कहा तो जवाना भी इख्तियार हंस पड़ा। मच्छरों का काम ही खून पीना है मिस्टर टाकोरी, जवाना ने इंतहाई तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा तो टाकोरी ने यकलख्त जवाना पर छलांग लगा दी। उसका अंदाज बेहद माहिराना था। वो हवा में ही कलाबाजी खा गया। उसने शायद जवाना की गर्दन में दोनों पैर डालकर उसे घुमाकर नीचे गिराने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन जैसे ही उसकी दोनों टांगे हवा में बढ़ते हुए नेज़ों की तरफ जवाना की तरफ बढ़ी तो जवाना के हाथ हरकत में आए, और दूसरे लम्हे टाकोरी को भारी जिस्म फिजा में घूमा और फिर हवा में उड़ता हुआ मेन हॉल के दरमियान एक मेज पर खौफनाक धमाके से जा गिरा। टाकोरी के हलक से एक करब नाक सी चीख निकली और मेज से उठकर वो कलाबाजी खाकर नीचे फर्श पर गिरा, और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटके से साकित हो गया। चूंकि उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ इस मेज की तरफ बढ़ा था, इसलिए ना सिर्फ इस मेज बल्कि उसके करीब वाली मेज के गिर्द बैठे हुए अफराद भी तेजी से उठकर एक तरफ को हट गए। अब कौन बताएगा कि साइमन कहाँ बैठता है, जवाना ने ऊंची आवाज में कहा। उसी लम्हे ऊपर गैलरी में एक आदमी नजर आया। वो हैरत से हाल की हालत जार को देख रहा था। फिर उसकी नजरें जैसे ही काउंटर के करीब खड़े हुए जवाना पर पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। जवाना, तुम और यहाँ? ये टाकोरी का हशर तुमने क्या किया है? इस आदमी ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही जवाना समेत सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। ये तुम कब से पर्दा नशीन हो गए हो साइमन? मैंने तो इस टाकोरी से यही पूछा था कि साइमन कहाँ है, जिस पर उसने बकवास शुरू कर दी। जवाना ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। आओ ऊपर आ जाओ, इधर दाएं हाथ पे सीढ़ियां हैं। टॉनी, मारग्रास टाकोरी को गोली मारकर उसकी लाश क्लब से बाहर फेंक दो, और तुम दोनों काउंटर संभालो, साइमन ने चीखकर अपने आदमियों से कहा, और फिर तेजी से उकब में मुड़कर गायब हो गया। आओ जोसेफ, जवाना ने कहा, और फिर वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गैलरी में पहुंचे। वहां एक दरवाजा था जिसके बाहर साइमन का नाम लिखा हुआ था। साइमन दरवाजे पर ही खड़ा था। आओ आओ, ये टाकोरी अहमक था, उसे मालूम ही ना था कि वो किससे टकरा गया है। इसमें इसका कसूर भी नहीं था। वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपने मुकाबले का किसी को समझता ही नहीं था। साइमन एक तरफ हटते हुए कहा, तुमने ख्वामख्वाह उसे हलाक करने का हुक्म दे दिया, क्या ज़रूरत थी उसकी? जवाना ने अंदर दाखिल होते हुए मुंह बनाकर कहा, यहाँ ऐसा ही चलता है, बैठो। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे ही कबील का लगता है। साइमन ने दरवाज़ा बंद करके मुड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये जोसेफ है, प्रिंस ऑफ अफ्रीका, और जोसेफ ये साइमन है। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कलम मुझे कतई पसंद नहीं आया।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि जवाना के दोस्त का कलब इस कदर घटिया भी हो सकता है। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा तो साइमन के चेहरे पर यकलख्त शोले से नाच उठे, लेकिन दूसरे लम्हे उसने एक लंबा सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल कर दिया। क्या पीना पसंद करोगे? साइमन ने मेज के पीछे कुर्सी पर बैठते हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। कुछ नहीं, जो कुछ यहाँ मिलता है वो हमने पीना खत्म कर दिया है, जवाना ने कहा। कैसे आना हुआ? क्या यहाँ किसी से कोई काम था? साइमन ने कहा। हाँ, तुमसे काम था। तुमने जो पैगाम मेरे जरिए मास्टर तक पहुंचाया था वो पैगाम पहुंच गया, और फिर मास्टर ने तुमसे फ़ोन पर बात की तो तुमने मामलात को टाल दिया। इसलिए मजबूरन मुझे और जोसेफ को इतना तवील सफ़र करके यहाँ आना पड़ा, और अब तक तुम इसलिए ज़िंदा बैठे हुए हो कि मैंने तुम्हें किसी ज़माने में दोस्त कह दिया था, वरना मास्टर को टालने वाले दूसरा सांस नहीं ले सकते। जवाना का लहजा यकलक तलक हो गया। मास्टर से तुम्हारा मतलब इमरान है? साइमन ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, और कौन हो सकता है? जवाना ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे मास्टर को नहीं डाला, जो कुछ मैं जानता था वो मैंने बता दिया। मुझसे दरअसल बुनियादी तौर पर गलती हो गई कि मैंने खुद ख्वामखा हमदर्दी और दोस्ती के चक्कर में पराए फड्डे में टांग उड़ाई है। कुछ गुंडे बैठे बातें कर रहे थे और मैंने तुम तक पहुंचा दी। वो कौन थे? उनका ताल्लुक किससे था? अब मुझे इस बारे में क्या मालूम? साइमन ने जवाब दिया। जब तक हमारे क्लब में नहीं आए थे तब तक हमारा ख्याल था कि तुम वाकई ही उन्हें नहीं जानते होगे, लेकिन अब तुम्हारे क्लब में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि स्टालिया के तमाम थर्ड क्लास गुंडे तो तुम्हारे क्लब में भरे हुए हैं। इसलिए तुम्हारी ये बात सरासर गलत है कि तुम उन्हें नहीं जानते, बल्कि अब मेरा ख्याल है कि वो ये कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया और गुंडों वाली बात ही सिरे से गलत है। तुमने किसी ख़ास मकसद के तहत ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया है, इसलिए शराफत से वो मकसद बता दो, बल्कि सब कुछ खोल कर बता दो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे कलम में दाखिल हो रहे वक्त मैंने यहाँ का माहौल देखकर तुम्हारी दोस्ती पर लानत भेज दी थी, और तुम जानते हो कि जब दोस्ती ना रही तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। जवाना ने बड़े ठंडे लहजे में बात करते हुए कहा। देखो जवाना, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, और ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि तुमसे कोई झगड़ा करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें ना जानता होता तो शायद मेज़ की निचली दराज में मौजूद रिवॉल्वर उठाकर तुम पर फायर करने की कोशिश कर लेता, लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक मेरा हाथ ऊंचा होगा तुम्हारी चलाई हुई गोली मेरे दिल के अंदर रास्ता बना चुकी होगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त होगी। साइमन ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon